नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज एक और नई किताब की श्रृंखला शुरू करेंगे। किताब का कोड होगा MPSE 007 और जो हमारी किताब का नाम होगा यानी कि सब्जेक्ट का जो नाम होगा वो होगा भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। टोटल इस किताब की बात की जाए तो टोटल इस किताब में 17 चैप्टर होंगे और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा सामाजिक आंदोलन, अर्थ, महत्व और घटक। चैप्टर के नाम से ही समझ चुके हो आप कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, सामाजिक आंदोलनों का अर्थ क्या होता है, सामाजिक किन आंदोलनों को हम सामाजिक आंदोलन कहेंगे। इसके साथ साथ क्या सारे आंदोलन सामाजिक आंदोलन ही होते हैं या उनमें से कुछ राजनीतिक भी होते हैं, यानी कि सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन में अंतर भी हम देखेंगे कि किन आंदोलनों को हम सामाजिक आंदोलन कहेंगे और किन आंदोलनों को हम राजनीतिक आंदोलन कहेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जब भी आंदोलन होते हैं तो कई बार वो शांतिपूर्वक अहिंसात्मक रूप से होते हैं, तो ऐसे आंदोलनों को हम संवैधानिक आंदोलन कहेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, रेलवे और बसों में आग लगा दी जाती हैं। ये सारे गैर संस्थागत मार्ग होते हैं, ये भी चीज़ हम पढ़ेंगे। आखिर जो ये सोशल मूवमेंट हैं, जो सामाजिक आंदोलन हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ये आंदोलन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये भी जानेंगे। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि एक आंदोलन को क्या चीज़ें सफल बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। इससे पहले हम चैप्टर में आगे बढ़ें, उससे पहले आपको छोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ जो आगे आपको काम आएंगी और चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, जब आप सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं तो आपके माइंड में कैसी छवि आती है। तो देखो, आपके माइंड में ऐसी छवि आएगी कि यार एक बहुत बड़ी भीड़ होगी और वो ना अपने किसी उद्देश्य की वजह से सरकार से डिमांड करेगी। तो ऐसे में सामाजिक आंदोलन का अर्थ हम क्या निकालें। तो सामाजिक आंदोलन एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और उस समाज में ना कोई चेंज लाना चाहेंगे। हो सकता है समाज में कोई एक ऐसी प्रथा हो, वो प्रथा समाज की बुराइयों को बढ़ावा देती हो, समाज में समस्याओं को बढ़ावा देती हो। तो ऐसी प्रथाओं को ख़त्म करने के लिए भी लोग बाग एकजुट होकर उन प्रथाओं को ख़त्म करने की डिमांड करेंगे। तो कुल मिलाकर सामाजिक आंदोलन क्या है, सामाजिक आंदोलन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और उनका उद्देश्य होगा कि हमें समाज में चेंज लेकर आना है। ये समाज में चेंज जो है, ये हो सकता है राजनीतिक व्यवस्था के लिए हो सकता है किसी सामाजिक प्रथा को रोकने के लिए हो, या इनका अपना कोई एक टारगेट हो सकता है, अपना कोई लक्ष्य हो सकता है जिसकी प्राप्ति के लिए आंदोलन किए जाते हैं। इसके बारे में आगे और भी डीपली चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर कोई आपसे पूछे सामाजिक आंदोलन क्या है, तो सामाजिक आंदोलन एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। उनका उद्देश्य होगा कि हमें समाज में चेंज लेकर आना है, पॉजिटिव चेंज लेकर आना है। ठीक है, उसका रीज़न है क्योंकि समाज क्या है, रूढ़िवादी हो चुका है, जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है। और ऐसे में समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत है। ऐसे आंदोलनों को हमें सामाजिक आंदोलन कहेंगे। जब आप सामाजिक आंदोलन की हिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ पर एक नाम आएगा, सेंट साइमन। तो सेंट साइमन की बात करें तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे और इन्होंने सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, फ्रेंच फिलोसफर रहे हैं, फ्रांसीसी दार्शनिक रहे हैं जिनका नाम है सेंट साइमन। एक्चुअली सीन ये था कि जो सामाजिक आंदोलन है, इनकी जो शुरुआती फ्रांस से ही मानी भी जाती है। उसका रीज़न था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही थी, यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, तो उस समय का जो फ्रांस था, वहाँ का राजा जो लुई 16वां था, वहाँ पर क्या था कि समाज पूरी तरीके से अव्यवस्था में फैल चुका था। लोग परिवर्तन चाह रहे थे, लोग स्वतंत्रता चाहते थे, समानता चाहते थे, भाईचारा चाहते थे। और ऐसे में लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर दिया। तो राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ जब ये आंदोलन हुआ तो उसी दौरान सेंट साइमन ने इस आंदोलन को सामाजिक आंदोलन का नाम दिया, जिसमें सोसाइटी ये चाहती है कि समाज में भ्रष्टाचार ना हो, समाज में समानता हो, हर एक बंदे को अपने तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता हो। और वहीं पे फ्रेंच जब रेवोल्यूशन हुई 1789 में, तो उसके बाद से सामाजिक आंदोलन पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से फैल गए और लोगों को एक नारा मिला, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखेंगे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। अब चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना हमें सामाजिक आंदोलन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएगी और साथ ही साथ इस किताब में हमें क्या पढ़ेंगे ये भी बताएगी। तो देखो, जब आप सामाजिक आंदोलन यानी कि सोशल मूवमेंट की हिस्ट्री पढ़ोगे, उन्हें इन प्रेजेंट देखोगे, तो आप ये देखोगे कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सामाजिक आंदोलन समय समय पर होते ही रहते हैं। अगर आप ये चीज़ मानकर चल रहे हो कि सामाजिक आंदोलन सिर्फ भारत में हो रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक गलत फहमी है।
सामाजिक आंदोलन जहाँ जहाँ सोसाइटी पाई जाएगी, जहाँ पूरे विश्व में लोग रहेंगे, वहाँ वहाँ ये आंदोलन होते रहेंगे। क्योंकि समाज ना एक समय के बाद आकर पॉज हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। और ऐसे में कुछ लोग जो शिक्षित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपडेट होते हैं, अवेयर होते हैं, ये खुद उस समाज की गाड़ी खींचते हैं, खुद उस समाज को आगे ले जाने के लिए मूवमेंट का सहारा लेते हैं। तो सामाजिक आंदोलन की बात किया है तो सामाजिक आंदोलन चाहे अतीत हो, वर्तमान हो, सभी समाजों में मिलेंगे। हाँ, इनकी प्रकृति अलग हो सकती है, इनका क्षेत्र अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी इनका उद्देश्य वही होगा कि हमें समाज में किसी तरीके से चेंजेस लेकर आने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में जब आंदोलन शुरू हुए, सामाजिक आंदोलन, तो सबसे पहले चर्च के खिलाफ हुए। क्योंकि यूरोप में क्या था कि उस समय क्या था, चर्च का दबदबा था। पॉप, पादरी और बिशप मिलकर पूरे के पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करते थे। जैसा पॉप कहता था लोगों को वैसा ही करना पड़ता था, और जो लोग चर्च के अगेंस्ट जाते थे उन्हें जिंदा तक जला दिया जाता था। तो यानी कि उस समय यूरोप में धर्म का दबदबा था। और जब धर्म का दबदबा होता है तो साइंटिफिक चीज़ें रुक जाती हैं, वैज्ञानिक प्रगति रुक जाती है, साइंस और टेक्नोलॉजी रुक जाती है। और ऐसे में बड़े पैमाने पर चर्च का विरोध किया गया, सामंती सत्ता का विरोध किया गया, विदेशी शासन का विरोध किया गया। आप खुद भारत में देख सकते हैं कि हमने विदेशी शासन के खिलाफ कितने सारे आंदोलन चलाए थे, और परिणाम ये हुआ कि 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ऐसी जर्मनी में फांसीवादी आंदोलन जो हिटलर के खिलाफ चलाया गया था। ऐसी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं यहाँ पर इस्लामिक आंदोलन चला है, ताकि इस्लाम में जो कट्टरता है उसे कम किया जा सके और लोगों को मॉडर्न बनाया जा सके। ये बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी धर्म का दबदबा होगा वहाँ के लोगों की जो सोच होगी वो बहुत रूढ़िवादी होगी, वो लॉजिकल नहीं सोचेंगे। उनके लिए हर चीज़ धर्म ने ही की है, उनकी सोच ना साइंटिफिक नहीं होगी। तो इस तरीके का आंदोलन चलते रहे हैं। भारत में हिंदुत्व आंदोलन चला है, श्रीलंका में तमिल लोगों ने अपनी व्यवस्था के लिए आंदोलन चलाया है। तो यानी कि पूरी दुनिया में सामाजिक आंदोलन होते ही रहते हैं। सामाजिक आंदोलन हम पढ़े क्यों? तो सामाजिक आंदोलन हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमें यह पता चल पाए कि किस तरीके से समाज की बात सरकार तक पहुंचाई जाती है। कई बार छात्र गलत तरीके से कई बार देश को नुकसान तक पहुंचा देते हैं। तो सामाजिक आंदोलन की समझ उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है जो इस समय की व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। तो सामाजिक आंदोलन शुरू होता ही कैसे है? जब कुछ लोगों को लगता है कि यार व्यवस्था उनके हिसाब से नहीं चल रही, व्यवस्था में कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो जब लोग सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें लगता है सरकार कुछ कर ही नहीं रही, समाज के जो लोकल लीडर हैं वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग असंतुष्ट हैं वो अपनी बात कैसे पहुँचाएँ? तो ऐसे लोगों को ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सामाजिक आंदोलन की समझ ना सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है जो असंतुष्ट हैं, बल्कि उनके लिए भी ज़रूरी है जो संतुष्ट हैं। क्योंकि कई बार बंदा संतुष्ट जब होता है जब उसे ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञान के अभाव में भी बंदा संतुष्ट हो सकता है। जैसे जो लोग बिल्कुल धार्मिक रूप से हैं, कट्टर रूप से हैं, उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ये चाहते हैं कि समाज जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहे आने वाले 100 सालों तक भी। तो जो लोग संतुष्ट हैं उन्हें भी सामाजिक आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए, जो लोग संतुष्ट नहीं है उन्हें भी सामाजिक आंदोलन के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए, संविधान की जानकारी होनी चाहिए, अपने देश के रूल और रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए, मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। तब जाके आप एक सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है कि सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दीजिए। तो जैसे कि सामाजिक आंदोलन की मैंने एक परिभाषा आपको बताई है, मैंने यहाँ पर उसे अपने शब्दों में लिख भी रखा है, ठीक है, अलग से नोट्स मैंने बना रखा है, बाकी मैं किताब से भी समझाऊंगा आपको। तो आप जब ये क्वेश्चन आएगा सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दीजिए, तो सबसे पहली लाइन इस तरीके से लिखेंगे कि जो सामाजिक आंदोलन शब्द है वो फ्रेंच दार्शनिक सेंट साइमन ने दिया था। फिर आप परिभाषा में ये बताओगे सामाजिक आंदोलन एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। किस लिए इकट्ठे होंगे? समाज में परिवर्तन लाने के लिए। यह हो सकता है किसी सामाजिक प्रथा में, जैसे सती प्रथा चलती थी पहले, बाल विवाह चलता था, पर्दा प्रथा चलती थी, तो किसी सामाजिक प्रथा को बदलने के लिए, रोकने के लिए एकजुट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। यह कोई सामाजिक लक्ष्य है, समाज का ये लक्ष्य है, जैसे पर्यावरण को हमें क्या करना है, बचाना है, लोगों को अवेयर करना है, नदियों को प्रदूषित होने से बचाना है, ह्यूमैनिटी के लिए एक ही दिशा में सब लोग चल पड़े तो हम ये कहेंगे सामाजिक आंदोलन है। तो सामाजिक आंदोलन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग किसी सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए इकट्ठा होंगे, किसी सामाजिक प्रथा को रोकने के लिए इकट्ठा होंगे, या कोई सामाजिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए इकट्ठा होंगे। फिर आप एग्जाम्पल लिख देना। कई बार कुछ सामाजिक प्रथाएं क्या होती है, समाज को दूषित कर देती हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए समाज कई बार एकजुट हो जाता है, वो राजनीति से हस्तक्षेप की डिमांड करता है। इसी प्रकार से आप सामाजिक लक्ष्य की सिद्धि में ये बता देना कि आजकल पर्यावरण आंदोलन जो चल रहे हैं बड़े पैमाने पर, नदियों को बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित ना हो इसके लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, इनके बारे में बता देना।
ठीक है, तो ये तो हो गई सामाजिक आंदोलन की एक परिभाषा। अब हमारी किताब कहती है, हम ये देखते हैं। देखो कई बार ना हम सारे ही आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आम बोलचाल की भाषा में, या जो हमारे कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, या जो हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी हैं, इसमें सामाजिक आंदोलन शब्द बड़ा ना गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है, अविवेकी रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक आम आदमी जो है, या फिर जो मीडियम हमें दिखाया जाता है कई बार, या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कई बार सामाजिक आंदोलन को ना गलत रूप से प्रयोग करती हैं, जबकि उसका अर्थ सामाजिक आंदोलन नहीं होता। यानी कि हर एक आंदोलन सामाजिक आंदोलन नहीं होते। कुछ आंदोलन सामाजिक आंदोलन होते हैं, कुछ राजनीतिक होते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि जो है सोसाइटी को हम आधुनिक कर रहे हैं तो ये आंदोलन है, गांव को शहरों में बदल रहे हैं आंदोलन, ये सब गलत है। सब जो ये शब्द है सामाजिक आंदोलन, ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी होती हैं, वो बहुत सारी एक्टिविटी करती हैं। कई बार स्कूल शुरू किए जाते हैं विद्यार्थियों का नाम लिखने के लिए, यानी कि अवेयरनेस फैलाई जाती है कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। इसके लिए बहुत सारी सोसाइटियाँ वर्क करती हैं। कई बार सामाजिक आंदोलन नाम की जो फ्रेज़ है, ये राजनेताओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। देखो भाई, कोई भी जो पॉलिटिशियन होता है कभी भी वो ये नहीं कहता मैं राजनीति कर रहा हूँ। पॉलिटिशियन हमेशा पता है क्या कहता है, मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। जबकि समाज सेवा के लिए सत्ता की जरूरत नहीं है। समाज सेवा के लिए तो समाज में उतरने की जरूरत है, और राजनेता तो समाज से दूर रहता है। लेकिन फिर भी राजनेता समाज सेवा के दम पर सत्ता प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे में एक आम आदमी होने के कारण हमें यह पता होना चाहिए कि किन आंदोलनों को हम सामाजिक आंदोलन कहें और किन आंदोलनों को हम राजनीतिक आंदोलन कहें। तो आम बोलचाल की भाषा में, राजनीतिक भाषा में, कम्युनिकेशन की भाषा में जो है सामाजिक आंदोलन, इसका प्रयोग हमेशा गलत ही किया जाता है। अब हम बात करें तो फिर हम किन आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन कहेंगे। तो सामाजिक आंदोलन जो शब्द है ये यूरोप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, क्योंकि यूरोप में उस समय समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा था। चर्च के अधिकार खत्म हो रहे थे, जैसा कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको बता दिया कि यूरोप में उस समय चर्च का दबदबा था। चर्च ही सारी सत्ता का स्रोत था, चर्च की ही पूरी पावर थी। चर्च का जो विरोध करता था उसे उसे जिंदा जला दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था। राजाओं का शासन था, और राजा कैसे थे, निरंकुश थे। तो समाज एकजुट हो गया। समाज ने इस चर्च का विरोध करना शुरू करा, समाज ने राजनेताओं का विरोध करना शुरू करा, समाज ने राजाओं का विरोध करना शुरू करा, और परिणाम ये हुआ कि दुनिया में डेमोक्रेसी आ गई। तो सामाजिक आंदोलन की आप कोई एक परिभाषा दो, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। सामाजिक आंदोलन को हम परिभाषाओं में बांध नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर विद्वान ये कहते हैं कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, वो राजनीतिक प्रणाली से असंतुष्ट हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि राजनीतिक प्रणाली में, सामाजिक प्रणाली में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो कुछ लोग इकट्ठा होकर राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन के लिए शांतिपूर्वक तरीके से धरना दें, प्रदर्शन करें, तो हम ये कहेंगे ये सामाजिक आंदोलन है। बाकी मैंने एक परिभाषा यहाँ पर लिख दी है। सामाजिक आंदोलन बहुत सारी अवधारणाएं इसमें। सामाजिक आंदोलन एक तरीके से हम कह सकते हैं एक सामूहिक कार्रवाई है। देखो भाई, कोई भी आंदोलन कोई बंदा अकेले तो कर नहीं सकता कि आपके अंदर जोश आया और आप इकट्ठे आप चले गए अकेले इंडिया गेट के सामने और बैठ गए, और आपने कहा नहीं, पर्यावरण शुद्ध हो जाना चाहिए, नहीं, जातिवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई आंदोलन जब ही सफल होगा जब वो सामूहिक कार्रवाई होगी, यानी कि एक जैसे लक्ष्य वाले सभी लोगों को आप इकट्ठा कर लो। कई बार हम ना भ्रमवश ये सोचते हैं कि हम ही सबसे अलग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो हमारे जैसे सोचते होंगे, बस बात ये कि वो सारे अलग थलग पड़े हैं। ऐसे में इनके बीच में से जब कोई एक बंदा आवाज़ उठाता है तो वो सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, और एक सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा मिलता है, और उनमें से जो बंदा आवाज़ उठाता है वही लीडर बन जाता है। तो सामाजिक आंदोलन में एक बात निश्चित है भाई, जब भी सामाजिक आंदोलन होगा वो कभी कोई अकेला व्यक्ति नहीं करेगा। उसमें क्या होगा, एक कलेक्टिव एक्शन होगा, सामूहिक कार्यवाही होगी, लोगों को लामबंद किया जाएगा, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, और जब सामूहिक कार्रवाई होगी तो एक सामाजिक आंदोलन को सिर्फ बढ़ावा मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो सामाजिक आंदोलन होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने रेलवे स्टाफ के दुर्व्यवहार की वजह से गाड़ी रोक दी, बिना टिकट के यात्रा करना चाहते हैं लोग, तो ये सामाजिक आंदोलन नहीं है। कार्रवाई तो सामूहिक है कि सब लोग इकट्ठा हो गए भाई, सब लोग चाहते हैं फ्री में यात्रा कर लें हम, तो ये सामूहिक कार्रवाई तो होगी, लेकिन ये क्या है, निगेटिव है। इसे हम आंदोलन नहीं कह सकते, इसे हम सामाजिक आंदोलन नहीं कह सकते। कई बार ऐसा हो सकता है लोग इकट्ठा हो जाएं और कहें हम तो दंगे करेंगे, दुकानों को लूट लेंगे, खाने को लूट लेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा देंगे। ये सब सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये अज्ञानी है, अज्ञानी अनपढ़ लोग हैं। ये जो लोग दंगे करते हैं, फसाद करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं, ये सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये सामूहिक कार्रवाई नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरने की भूखों वाली हरकतें हैं। ये कि भूखे लोग हैं, जाके क्या करेंगे, खाद्यान्न की दुकानों को लूट लेंगे, बसों में आग लगा देंगे, ठीक है, रेलवे दुर्घटनाओं में वो करेंगे। ये तो अज्ञानता है, अज्ञानता। तो सारी सामूहिक कार्रवाइयाँ जो है सामाजिक आंदोलन नहीं होती हैं।
तो वे सामाजिक कार्यवाहियां जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आना चाहती हैं, वे सामाजिक कार्यवाहियां जो समाज को अवेयर करना चाहती हैं, समाज को जागरूक करना चाहती हैं, उन्हीं सामूहिक कार्यवाहियों को आप सामाजिक आंदोलन कहोगे। ये नहीं कि रेलवे जला दी, बस जला दिया, सड़क तोड़ दी, पाइपलाइन तोड़ दी, ये सब क्या है, ये गलत है। ये सामाजिक आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकती, कभी भी ये सामाजिक आंदोलन नहीं हो सकती। तो कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, ये सब सामाजिक आंदोलन नहीं है। ठीक है, तो सामूहिक व्यवहार सामाजिक आंदोलन हमेशा नहीं होगा। जब ये अविवेकशील होगा, गलत तरीके से होगा, तो ये सामाजिक आंदोलन नहीं होगा। हाँ, दंगे सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि कई बार लोग पता है क्या करते हैं, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से राजनीति प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। कुल मिला अब यहाँ पर कुछ राजनीतिज्ञ हैं, कुछ फिलोसफर्स हैं, जिनका नाम देकर जो है सामाजिक आंदोलन की परिभाषा दी गई है। इन नाम का आप यूज़ करेंगे अपने आंसर में। जैसे कि एक नाम है पॉल विल्किंसन। पॉल विल्किंसन कहते हैं कि किसी भी दिशा में और किसी भी तरीके से हिंसा, इलीगलिटी यानी कि अवैधता, क्रांति और कल्पना लोकी, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, सामाजिक आंदोलन कहलाती हैं। तो समुदाय में हमें क्या करना है, निर्वर्तन को ना छोड़ते हुए परिवर्तन को बढ़ावा देना है और एक विचार से सब मिलकर सामूहिक प्रयत्न करेंगे। तो पॉल विल्किंसन कहते हैं कि भाई देखो, चाहे हिंसा के तरीके से, चाहे इलीगलिटी तरीके से, चाहे आप क्रांति करो, चाहे कोई कल्पना में कुछ चीज़ें सोच लो, आप कुल मिलाकर आप समाज में परिवर्तन करो और एक साथ इकट्ठे हो जाओ। तो हम ये कहेंगे ये क्या है, ये सामाजिक आंदोलन है। ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर के ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन का मतलब ये है कि वो जीवन को एक नई व्यवस्था देना चाहते हैं। तो जीवन को एक नई व्यवस्था देने के लिए जो सामूहिक कार्यवाही हो रही है, इसे ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। हालांकि इनकी शुरुआत तो अशांति से होती है, लेकिन आगे चलकर ये स्थायी शांति की स्थापना करते हैं, लोगों को जीवन जीने की एक नई योजना देते हैं और इच्छाओं और आशाओं को बढ़ावा देते हैं। ऐसा हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा है, किसके बारे में, सामाजिक आंदोलनों के बारे में। तो देखो, जिस व्यक्ति ने जो कहा है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, उसे तो आपको वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा। ऐसी एक व्यक्ति है मैक एडम। इन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है, कुछ समूह ऐसे होते हैं जो वर्जित होते हैं, यानी कि जिन्हें समाज अपने से मिलाता नहीं है, वो समाज से अपने आप को बाहर समझते हैं। तो जो वर्जित समूह होते हैं वो अपनी तरफ से क्या करते हैं, समाज की जो बनावट है उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं और इसके लिए वो इकट्ठा होकर प्रयास करते हैं। इसमें कई बार राजनीतिक भागीदारी भी हो जाती है। ऐसी एक व्यक्ति सिडनी टैरो। इन्होंने कहा है अभिजात्य वर्ग, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग हैं, प्रतिद्वंदी जो आपस में विरोधी हैं, प्राधिकारी यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, इन सब में कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए भी आंदोलन किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर सामाजिक आंदोलन के 3 तत्व होते हैं। जितना हमने पढ़ा, सामाजिक आंदोलन कितने तत्व होते हैं, 3 होते हैं। एक होती है सामूहिक कार्रवाई, एक होते हैं सामाजिक परिवर्तन और एक उनका अपना उद्देश्य होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो सामाजिक आंदोलन की पहले आप परिभाषा दोगे। परिभाषा देते वक्त आप फ्रेंच फिलोसफर सेंट साइमन का यूज़ करोगे। फिर इसके बाद आप हर्बर्ट ब्लूमर, पॉल विल्किंसन, जिनका नाम याद रहे उनका नाम यूज़ करोगे। और उसके बाद ये बताओगे कि सामाजिक आंदोलन के 3 तत्व होते हैं। सबसे पहले उसमें एक सामूहिक कार्रवाई की जरूरत होती है। फिर बता देना सारी सामूहिक कार्रवाइयाँ जो हैं वो सामाजिक आंदोलन नहीं होते, जैसे दंगे फसाद। फिर समाज का परिवर्तन लाना इनका एक प्रमुख तत्व है और इनका इसका एक उद्देश्य होता है। फिर एक एग्जाम्पल लिख देना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में क्या होता है, 1974 में गुजरात में एक कॉलेज था, LD इंजीनियरिंग कॉलेज। तो LD इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने क्या करा, एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उसका रीज़न था कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी और जो हॉस्टल की मेस थी जहाँ पे खाना मिलता था उसके 20% रेट बढ़ गए थे। तो छात्रों ने आंदोलन किया कि भाई बढ़े हुए पैसे वापस लो। देखते देखते इस आंदोलन में राजनीतिक आंदोलन जुड़ गया, मोरारजी देसाई इसके साथ जुड़ गए। हालांकि उसके बाद इमरजेंसी लग गई थी, लेकिन फिर भी गुजरात में चेंज हुआ और आगे चलकर इसे गुजरात को 1974 का नवनिर्माण आंदोलन कहते हैं। 50 के दशक में भाषा को लेकर आंदोलन चला था भारत में, कि हिंदी भाषा का विरोध किया साउथ इंडिया में बड़े पैमाने पर, द्रविड़ आंदोलन जिसे कहते हैं। तो ऐसे कुछ आंदोलन समय समय पर चले हैं जिनको हम आगे चैप्टर में बहुत डीपली पढ़ेंगे। तो 1-2 एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है, काम बन जाएगा। आगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कौन से आंदोलन सामाजिक आंदोलन होते हैं और कौन से आंदोलन राजनीतिक आंदोलन होते हैं। तो देखो, सामाजिक आंदोलन तो आप पढ़ चुके हो, उसे पढ़ाने की यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल सी बात है, वे सामाजिक आंदोलन जिनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना हो और राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन लाना हो, वो आंदोलन राजनीतिक आंदोलन कहेंगे। देखो मैं इसे समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज डेट किसान लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी डिमांड करी, तो ये सिर्फ किसान वर्ग का आंदोलन है, इसे हम राजनीतिक आंदोलन नहीं कहेंगे। लेकिन मान लो कुछ लोग इकट्ठा होकर समाज के लिए पहले बात करते हैं, इकट्ठा होंगे, समाज के लिए आंदोलन करेंगे और फिर क्या करेंगे, अपने में से नेता बना देंगे। तो ये आंदोलन कैसा हो जाएगा, राजनीतिक आंदोलन हो जाएगा।
तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जितने भी सामाजिक आंदोलन हैं वो राजनीतिक आंदोलन ही होते हैं, क्योंकि सामाजिक आंदोलन का सहारा लेकर लोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते हैं। जैसे कि कुछ पार्टियां ऐसी बनी है जिन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, दलित जो समाज है उसका उत्थान करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे, उनको जागरूक करेंगे, और ऐसा करते करते वो राजनीतिक सत्ता में आ चुके हैं। समाज अभी इतना परिवर्तित नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें राजनीति मिल गई है, उनका अपना भला हो गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग समाज के वंचित लोगों को लेते हैं, जो समाज में जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। कई बार ये लोग दिव्यांग भी होते हैं, महिलाओं को लेकर राजनीति होती है, समाज में जातिवाद को लेकर राजनीति होती है। तो ऐसे में समाज में परिवर्तन लाने के लिए कई बार आंदोलन शुरू होता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। तो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन शुरू हो और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना उसका उद्देश्य हो, तो वो राजनीतिक आंदोलन कहलाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि सारे आंदोलन राजनीतिक आंदोलन होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। कुछ आंदोलन वास्तव में सामाजिक आंदोलन होते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जाएगा। तो देखो, कह रहा है वैसे तो अक्सर सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन को एक जैसे लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हर एक आंदोलन सत्ता को प्रभावित करता ही करता है। तो ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं, राजनीतिक आंदोलन को अलग रखते हैं और कुछ लोग सामाजिक आंदोलन को अलग रखते हैं। कह रहा है जब आंदोलन सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करे और सामाजिक संबंध के क्षेत्र में एंट्री मार दे, तो उसे हम कहते हैं कि वो राजनीतिक आंदोलन हो गया। कई बार लोग कुछ विशेष संस्कृति के लिए आंदोलन करते हैं, वो सामाजिक आंदोलन है, लेकिन कई बार वो सत्ता को परिवर्तित कर देता है, तो वो राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। तो ऐसी एक व्यक्ति है जिनका नाम है आंद्रे गुदर फ्रांक, और एक है मार्ता फुंटेस। 1987 में इन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन क्या हैं, अलग अलग हैं। सामाजिक आंदोलन सत्ता की प्राप्ति नहीं चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि सरकार हमारे मामले में इंटरफेयर ना करे, हम अपनी सोसाइटी को अपने तरीके से बनाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लेखकों का यही मानना है, कुछ लेखकों को ये मानना है कि सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य समाज में बदलाव होता है और इस सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं, लेकिन ये सामाजिक और राजनीतिक एकजुट नहीं हो सकते हैं। ऐसे में इनके बीच में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार सामाजिक न्याय के लिए, समाज में हो रहे अन्याय के लिए आंदोलन होते हैं। कुल मिलाकर बात यही है, आपको इतना ही ध्यान रखना है 2 पैराग्राफ में। पहले आप ये बताओगे, सामाजिक आंदोलन आपने पहले पढ़ ही लिया है कि सामाजिक आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जो समाज में अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं, समाज में जागरूकता लेकर आना चाहते हैं, सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध आना चाहते हैं, लेकिन जब उनका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना हो जाए तो वो राजनीतिक आंदोलन कहलाते हैं। फिर आप कहोगे, कुछ राजनीतिज्ञों का ये कहना है कि सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन एक ही होते हैं, क्योंकि जितने भी आंदोलन होते हैं वो किसी न किसी रूप से राजनीति को प्रभावित करते हैं। लेकिन फिर आप ये कहना है कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि सारे आंदोलन राजनीतिक आंदोलन होते हैं। कुछ आंदोलनों का उद्देश्य वास्तव में समाज में परिवर्तन लाना ही होता है और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। ये कई बार केवल अपनी कम्युनिटी को, अपनी जाति विशेष को या महिला विशेष के अधिकारों तक की डिमांड करते हैं, और जब इनकी डिमांड पूरी हो जाती है तो इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरीके से सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन में आप अपना अंतर बताओगे, ठीक है। लास्ट में लाइन में लिखा भी है कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के अंतर नाम मात्र ही है, ज़्यादा बाकी अंतर इसमें है नहीं। अगली बात है इतर संवैधानिक और गैर संस्थागत मार्ग। तो देखो, जब आप संवैधानिक तरीके से का मतलब ये है कि आप लोग एकजुट हुए, शांति रूप से इकट्ठे हुए, कैंडल मार्च निकाला, ठीक है, व्यवस्था का शांतिपूर्वक रूप से विरोध किया, जो जगह आपको दी गई विरोध करने के लिए उसी जगह पर किया, कोई उत्पात नहीं मचाया, तो ये हुआ कि आपने संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की डिमांड करी है। आपने जनहित याचिका रखी है, एप्लीकेशन लिखी है, लाखों लाख लोगों के उस पर साइन करवा लिए हैं, या आपने कोर्ट का सहारा लिया है, सुप्रीम कोर्ट गए आप, हाई कोर्ट गए आप। तो इस तरीके से अगर आप अपनी बात की बात रख रहे हो तो ये संवैधानिक तरीका है। लेकिन आप धरने प्रदर्शन कर रहे हो, डायरेक्ट दंगे कर रहे हो, हड़ताल कर रहे हो, सत्याग्रह कर रहे हो, घेराव कर रहे हो, उत्पात मचा रहे हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये जो तरीका है ये गैर संस्थागत है, ये गैर संवैधानिक है। तो सामाजिक आंदोलन कई बार संस्थागत भी होते हैं और कई बार गैर संस्थागत भी होते हैं। इतर संवैधानिक भी होते हैं, यानी कि संविधान के अनुसार भी होते हैं सामाजिक आंदोलन, और कई बार गैर संस्थागत भी होते हैं। तो ऐसी कार्रवाई जो कानूनी रूप से अनुमति ली जाए, पहले पुलिस को बताया जाए कि भाई हमारी ये डिमांड्स हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो हम रैली निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, यानी कि सरकार को पहले ही अपनी कार्रवाई से अवगत करा दिया गया। इस प्रकार की कार्रवाई में ये होता है, याचिका दायर करेंगे कोर्ट में। चुनाव में मतदान करना भी एक क्या है, संवैधानिक तरीका है कि आप जिस सत्ता को नहीं चाहते उसके खिलाफ मतदान करो। न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ोगे आप, ये सब जो तरीके हैं ये संवैधानिक मार्ग हैं। लेकिन कई बार जो, जैसे एक रजनी कोठारी जी हैं, बहुत बड़ा नाम है, रजनी कोठारी ने ये कहा है कि वे सामूहिक कार्रवाइयाँ जो सत्ता में सरकार के विरुद्ध होती हैं, राजनीतिक परिवर्तन लेकर आना चाहती हैं, ये सब संवैधानिक कार्रवाइयाँ होती हैं।
कानूनी और गैर कानूनी में अंतर सिर्फ इतना है, गैर कानूनी कार्रवाइयाँ वो हैं जैसे विरोध प्रदर्शन, उत्पात, हड़ताल, सत्याग्रह, घेराव, उपद्रव। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है, मिलाकर आपको अपने आंसर में बताना है। एक बड़ा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है जो इस चैप्टर का सबसे मेन है कि सामाजिक आंदोलन का महत्व क्या है। तो पहले मैं सामाजिक आंदोलन का महत्व बताने से पहले उसकी एक छोटी छोटी हेडिंग बता देता हूँ जो आप अपने आंसर में यूज़ करोगे, बाकी फिर पैराग्राफ यहाँ पर है ही है। जब आप सामाजिक आंदोलन का अर्थ बताओगे तो देखो, सामाजिक आंदोलन का अर्थ बताते हुए उसका महत्व जब बताओगे, उसकी इंपॉर्टेंस बताओगे, तो देखो सामाजिक आंदोलन की इंपॉर्टेंस सबसे पहले इसलिए है कि ये ना समाज में क्या करते हैं, जागरूकता लेकर आते हैं। जितने भी आंदोलन होंगे ये समाज में अवेयरनेस के लिए होते हैं। जैसे कि सरकार क्या गलत एक्टिविटी कर रही है, सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो सामाजिक आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि समाज में अवेयरनेस लेकर आते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं, लोगों को लामबंद करते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक समस्याएं होती है उसे राजनीति तक पहुंचाया जाता है। अब ये बताओ, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री को क्या पता है कि हमारे लोकल लेवल पर क्या समस्याएं हैं, और राजनेता चाहेंगे क्योंकि वो आपकी समस्या को दूर करें। जितनी भी समस्याएं दूर होती हैं वो लोगों की आवाज़ उठाने से शुरू होती हैं। तो राजनीतिक जो सामाजिक समस्याएं हैं उसे राजनीतिक स्तर तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वो सामाजिक आंदोलन ही करते हैं, क्योंकि सरकार अपने आप कोई अधिकार नहीं देती। सरकार अधिकार जब भी देती है जब लोग डिमांड करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, दिल्ली में दामिनी केस हुआ था। सरकार के खिलाफ इतने दिनों तक लोग इकट्ठा हुए कि हाँ भाई, जितने भी बलात्कारी उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। तब जाके फास्ट ट्रायल हुआ कोर्ट में, और जब भी उन्हें 10 साल लग गए फांसी तक चढ़ाने में। वरना सरकार और कोर्ट, अगर जनता इतनी तगड़ी डिमांड ना करे तो 20-20, 30-30 साल तक फैसले चलते रहें। अभी भी कानूनन डिमांड की जा रही है, जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें क्या हो, फांसी की सजा तुरंत होनी चाहिए, त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। तो जब तक जो सामाजिक समस्याएं हैं इनको उठाया नहीं जाएगा, तब तक राजनीतिक स्तर पर ये पहुंच नहीं पाएंगी, भले ही राजनेताओं को इस बारे में पता हो। तो सामाजिक आंदोलन का पहला महत्व क्या है, ये सोसाइटी में अवेयरनेस लेकर आते हैं, समाज में जागरूकता लेकर आते हैं। दूसरी बात यह है कि सामाजिक समस्याओं को राजनीति तक पहुंचाने का एक जरिया होते हैं। अगर व्यवस्था हमारी भ्रष्ट हो चुकी है तो उसमें भी परिवर्तन लाने का एकमात्र विकल्प आंदोलन ही है। बिना सामाजिक आंदोलनों के हम व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकते। जनता को एकजुट करने का सबसे बढ़िया तरीका है सामाजिक आंदोलन। समाज में जो कुरीतियां हैं, जैसे बाल विवाह थी पहले, सती प्रथा थी, या कुछ देशों में नस्ल भेद है, रंग भेद है, धर्म भेद है, जाति भेद है, तो ऐसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का एकमात्र तरीका है, और वो क्या है, सामाजिक आंदोलन। और सबसे बड़ी बात है सत्ता पर अंकुश। सत्ता निरंकुश होती है हमेशा। सत्ता के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी अगर लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा। तो सामाजिक आंदोलन क्या करते हैं, सत्ता पर अंकुश लगाने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, क्योंकि रूस का राजा जो था जार निकोलस, वो क्या था, बहुत क्रूर था, बहुत अत्याचारी था। वो अपने ऐशोआराम में तो डूबा रहता था और जनता को युद्ध में झोंक रखा था उसने। ऐसे में लेनिन ने क्या करा, वहाँ पे क्रांति करी, गरीब लोगों का उसे साथ मिला, समाज में जो वंचित वर्ग थे उनका साथ मिला, जो भूमिहीन थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनका साथ मिला, और उसने पूरी पूरी समाज व्यवस्था में ही परिवर्तन कर दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य था कम्युनिज्म को फैलावा देना, एक इक्वलिटी को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना। तो सामाजिक आंदोलनों का महत्व क्या है, ये सारी हेडिंग बनाना और उसके बारे में लिख देना, यहाँ से यहाँ तक यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब बात आती है सामाजिक आंदोलन के घटक क्या होते हैं, यानी कि एक आंदोलन को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखो, कोई भी जब सामाजिक आंदोलन शुरू होता है तो उससे सबसे पहले उसका एक उद्देश्य होता है कि हाँ भाई, हम किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं, हम सरकार से क्या डिमांड करेंगे। तो कोई भी सामाजिक आंदोलन होता है उसका एक सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य है तो उसकी अपनी एक विचारधारा भी होगी। सपोज दैट कोई सामाजिक आंदोलन इसलिए हो रहा है कि वो महिलाओं को अधिकारों को बढ़ावा देना है, तो उनकी विचारधारा कैसे होगी, उनकी विचारधारा होगी महिलाओं के प्रति संवेदनशील। वो पुरुषों की हर एक्टिविटी का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। बल्कि इसके विपरीत अगर कोई आंदोलन ऐसा हो जो पुरुष के अधिकारों के लिए हो रहा हो, तो उनका उद्देश्य क्या हो जाएगा, पुरुष को भी न्याय मिलना चाहिए। उनकी विचारधारा क्या होगी, उनकी विचारधारा पुरुषों के प्रति होगी, वो मिसोजिनिस्ट टाइप के लोग होंगे, यानी कि महिला विरोधी होंगे। तो कोई भी सामाजिक आंदोलन होगा उसका अपना एक उद्देश्य होगा, उसकी अपनी एक विचारधारा होगी। उसके बाद वो अपने आंदोलन की सफलता के लिए कुछ कार्यक्रम बनाएंगे। कार्यक्रम का मतलब ये है कि पर्चे छपेंगे, इश्तिहार बटेंगे, पोस्टर चिपकेंगे, लोगों को एक तारीख दी जाएगी कि इस तारीख को हमें इकट्ठा होना है। ठीक है, कैंडल मार्च निकाला जाएगा, या रोड पर बैठ कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। और कोई आंदोलन जब भी सफल हो सकता है जब उसका कोई एक अच्छा लीडर हो, यानी कि आंदोलन को नेतृत्व अच्छा मिले। और उसके बाद आंदोलन को किन किन संगठनों का सहयोग प्राप्त होगा। तो कोई आंदोलन जब शुरू होता है उसमें बहुत सारे एनजीओ जाके जुड़ जाते हैं, कई बार पॉलिटिकल पार्टियां भी जुड़ जाती हैं। तो एक सफल आंदोलन अगर आपको करना है तो उसमें ये 5 घटक होने ही चाहिए, क्योंकि सामाजिक आंदोलन एक परिवर्तन से जुड़ा होता है और राजनीति को सीधे सीधे प्रभावित करता है। कई बार ये सत्ता के फैसले के खिलाफ होता है, किसी खास मुद्दे को सुलझाना चाहता है, कोई विरोध प्रदर्शन हो सकता है।
और ये जब ही होगा जब उसका कोई उद्देश्य होगा, उसकी विचारधारा होगी, कोई कार्यक्रम होगा, एक लीडर होगा उनका, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ बताई जाएगी। चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे चैप्टर का सार है और यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन की जो बात है, हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सारे चैप्टर हम आपको पढ़ा देते हैं, फिर भी यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप हर क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हैं। पहली बात वही है कि सामाजिक आंदोलन के अध्ययन का महत्व क्या है। अभी हमने पढ़ा कि समाज में अवेयरनेस लाने के लिए, सामाजिक समस्याओं को राजनीति तक पहुँचाने के लिए, भ्रष्ट व्यवस्था में चेंज लाने के लिए, जनता को इकट्ठा करने के लिए, समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए, सत्ता पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। उपद्रव और सामाजिक आंदोलन में अंतर क्या है? तो उपद्रव का मतलब होता है दंगे फसाद करना, आग लगा देना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। सामाजिक आंदोलन क्या है? ये सामाजिक आंदोलन का अर्थ आपको पता ही है, समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। सामाजिक आंदोलन की बहुत सारी परिभाषाएं हमने पहले पढ़ रखी हैं। सामाजिक आंदोलन के घटक 5 हैं, अभी हमने पढ़ा। उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम, नेतृत्व और संगठन। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में अंतर क्या है? वैसे तो सारे सामाजिक आंदोलन राजनीतिक ही होते हैं, बट फिर भी जिनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है वो राजनीतिक आंदोलन होते हैं। जिनका उद्देश्य सिर्फ समाज में परिवर्तन लाना होता है वो सामाजिक होते हैं। सीधी कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन का मतलब यह है कि समाज इकट्ठा होगा और डायरेक्ट सत्ता से या जनहित याचिका देगा या कोर्ट से डिमांड करेगा या कानून में परिवर्तन लेना चाहेगा। तो इस तरीके से आप सही प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में। बड़ा क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, और क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हो, इसके महत्व बताओ या इसके घटक बताओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 पेज में सामाजिक आंदोलन का परिभाषा बता दोगे, फिर उसका महत्व और घटक एक एक पेज में बता दोगे। 4 पेज में आपका आंसर निपट जाएगा। मिलते हैं आज से चैप्टर 2 में। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।